और कॉपी में हम रवि सिहाग की कॉपी देखेंगे, जिन्होंने 2021 में 18th रैंक लाई थी। तो हिंदी मीडियम से अगर 18th रैंक आ सकती है, रवि सिहाग ला सकते हैं, तो सब लोग ला सकते हैं। जो भी हार्ड वर्क करेगा, अच्छा लिखेगा, उसको एक न एक अच्छी रैंक मिलेगी। 18वीं रैंक बहुत होती है। ओके, अगर हिंदी मीडियम में कहीं भी कोई कमी नहीं है, केवल आंसर राइटिंग में कमी है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या देखना है, रवि सिहाग की कॉपी एक बार ज़रूर देखना है। एवरी सब्जेक्ट की GS1, GS2, GS3, GS4 में किस प्रकार से ये लिखते थे। ओके, तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखने हैं। ओके, ये कॉपी है GS3 की, GS3 जिसमें इको, एनवायरनमेंट और साइंस टेक और इंटरनल सिक्योरिटी, मोटे मोटे यही सब्जेक्ट होते हैं। ओके, चलिए इनकी कॉपी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बजटरी उधारी का अर्थ स्पष्ट कीजिए और विभिन्न व्ययों के लिए धन जुटाने में सरकार की सहायता करने में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए, साथ ही इसकी वांछनीयता पर टिप्पणी कीजिए। ओके, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पेज होंगे इसमें, 150 वर्ड। तो इन्होंने इंट्रो में सीधा लिख दिया, बजटरी उधारी से तात्पर्य सरकार की उन उधारियों को व्यक्त करता है जो, अब देखिए इंट्रो कैसे इन्होंने लिखा, पॉइंट फॉर्म में, सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः नहीं ली जाती है, सरकार द्वारा किसी निगम, संस्था, स्वायत्त निकाय द्वारा उधारी की शक्तियों के हस्तांतरित किया जाता है। ओके, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, बजट में इनका उल्लेख समानता नहीं किया जाता है। तो इन्होंने एक इंट्रो दे दिया, ठीक है, क्या, बजटरी उधारी का। आप ये क्वेश्चन आराम से पढ़िए और पॉज करके देखिए। सरकार की सहायता की भूमिका, इन्होंने एक हेडिंग डाली, देखो इन्होंने बॉक्स में बंद किया, तो आपको ऐसे सजाना है। उसके बाद सब पॉइंट लिखे हेडिंग डाल के, लोक कल्याणकारी, ये है सब हेडिंग डाली इन्होंने, लोक कल्याणकारी कार्य, देखो सब हेडिंग में नीचे लाइन खींचा, ना कि बॉक्स बनाया। और संरचना व्यय, आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे देखेंगे हम। देखो पॉइंट फॉर्म में इन्होंने लिखा, सरकार के सीमित नवाचारी आगम, बजट घाटे को कम करना। फिर वांछनीयता में भी छोटा सा बॉक्स बना के पॉइंट फॉर्म में, बिल्कुल जवाबदेही का अभाव, पारदर्शिता का अभाव, सरकार की वित्त एकदम पॉइंट फॉर्म में इन्होंने दिखा दिया। ओके, ऊपर एक संदर्भ में सरकार को ये लाइन टू लाइन लागू करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए, ये इन्होंने निष्कर्ष लिख दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंट्रो अच्छे से सेट किया इन्होंने, इसके बाद पार्ट वाइज तोड़ दिया, बॉडी पार्ट को, सरकार की भूमिका, वंचनीयता दिखा दिया, फिर लास्ट में निष्कर्ष, क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड फॉर्म में। ओके, अब यहाँ पे देखो, यह तर्क दिया जाता है कि भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य फसलों की आवश्यकता के लिए GM फसलों की शुरुआत से संबंधित चिंताओं के आलोक का परीक्षण कीजिए। GM फसलों की बात किया, इन्होंने पहले GM, ठीक है, फसलों से तात्पर्य क्या है, मतलब अगर हम क्या क्या यहाँ पूछेंगे क्वेश्चन से, सबसे पहले निकल के आता है GM फसल। तो इन्होंने GM फसल की क्या किया, इन्होंने सबसे पहले उसकी डिफिनेशन दे दी, क्या तात्पर्य है। ओके, आनुवंशिक अभियांत्रिकी साधनों के द्वारा फसलों के जीन आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन, वांछनीय परिणाम प्राप्त करना है। एग्जाम्पल दिखा दिया BT, और ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन से स्टार्ट किया, इंट्रो हो गया। और आगे आते ही खाद्य सुरक्षा में योगदान, क्योंकि स्पेस कम है, देखो इन्होंने कितना बढ़िया डायग्राम बनाया, योगदान, GM फसलों का योगदान देख रहे हो, बायो फर्टिफाइड फसल में 4 दिखा दिए इन्होंने, 4 ब्लॉक डायग्राम बना के, 5 ब्लॉक डायग्राम बना के, देखो कितना अच्छा डायग्राम बना दिया। इसको आप एज इट इज लिख सकते हैं, खाद्य सुरक्षा में इसका यूज कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल डाल दिया। फिर यहाँ पे सुरक्षात्मक मुद्दे क्या क्या हैं, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे, मानव स्वास्थ्य, हाथ से जुड़े, और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया। फिर तकनीकी मुद्दे क्या क्या हैं, फिर जैव विविधता मुद्दे, देखो आपने हेडिंग डाला, ठीक है, एक हेडिंग डाला सुरक्षात्मक मुद्दे, फिर उसके सब हेडिंग पे इन्होंने पॉइंट फॉर्म में लिखा, कोई यहाँ पे पैराग्राफ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है 2 पेज के आंसर में हमें पॉइंट फॉर्म में ही लिखना है। फिर आगे की राह, प्रतिबंधित फील्ड ट्रायल हो, ठीक है, आगे की राह क्या हो, फील्ड ट्रायल हो, अमेरिका के बाद जवाबदेही के नियम हो, केंद्र राज्य समन्वय, इस प्रकार से इन्होंने आगे की राह भी दिखा दी और लास्ट में इन्होंने इंट्रो भी दे दिया। तो जो कहीं पे इन्होंने पैराग्राफ यूज नहीं किया, हाँ इंट्रो में, डेफिनेशन में यहाँ पे पैराग्राफ का यूज हुआ है। उसके बाद बॉडी पार्ट में आप देख सकते हो, सीधा डायग्राम कितना अच्छा लग रहा है, और उसके बाद ये देखो पूरा पॉइंट फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन, मूल्य समर्थन नीतियाँ क्या हैं, 2 से 3 लाइन में डेफिनेशन। फिर समर्थन मूल्य प्रणाली क्या है, इन्होंने सीधा यहाँ पे लाभ पूछा था, लाभ दिखा के यहाँ पे दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो कैसे इन्होंने फ्लो चार्ट से दिखा दिया। इंट्रो दिया 1 लाइन की, फिर उसके बाद फ्लो चार्ट से दिखा दिया।
किंतु समानता सरकारी नीतियाँ तदर्थ पर अप्रभावी व्यवस्था निर्मित करती हैं, जैसे एमएसपी व्यवस्था। ठीक है, इन्होंने किंतु थोड़ी सी प्रॉब्लम बता दी, पहले लाभ बताया, फिर थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा दी। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, एमएसपी व्यवस्था या प्रॉब्लम भी बता दी इन्होंने। गेहूँ चावल को लाभ होता है ये, ठीक है, सारे पॉइंट फॉर्म में, आपको खींचना नहीं है। खींचना इन द सेंस पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना, पॉइंट फॉर्म में लिखना है 2 पेज में। आवश्यक वस्तु अधिनियम, खासकर साइंस एंड टेक में, और खासकर जीएस 3 में, कृषि अवसंरचना विनियमन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। इन्होंने सीधे सीधे पॉइंट फॉर्म में दिखा दिया, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने इंट्रो लास्ट में कंक्लूड कर दिया, कंक्लूजन। ठीक है, निजी निवेश बढ़ाना चाहिए, निर्यात में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे, बस डिफिनीशन इन्होंने इंट्रो जो है पॉइंट फॉर्म में लिखा, फिर उसके बाद सीधा फ्लो चार्ट बनाया, फिर उसके बाद सब हेडिंग सब हेडिंग डाल के यहाँ पे दिखा, और लास्ट में इंट्रो दिखा दिया, लास्ट में कंक्लूजन दिखा दिया। ठीक है, अब ये देखिए, भारत के पास एक अग्रणी वैश्विक खाद्य आपूर्तिकर्ता, यहाँ खाद्य आपूर्तिकर्ता बनने का अवसर है, बशर्ते एक कुशल आपूर्ति खाद्य श्रृंखला सही विपणन रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने देखो करंट से, अगर यहाँ क्या पूछेंगे, कोई आपको डिफिनीशन नहीं है। अब क्यों क्यों आएगा, क्यों से आ गया, क्योंकि कोविड था तो इस पे बात हुई। तो हमेशा क्या करना है और क्यों क्वेश्चन करना है। क्या करते तो कुछ यहाँ पे आया नहीं कि डिफिनेशन लिखें। जीएम फसल में आ गया तो हम जीएम फसल की डिफिनेशन लिख दिए। और यहाँ क्यों क्यों मतलब क्यों क्यों पूछा है क्वेश्चन, करंट में है, न्यूज़ में है, तो वही करंट से स्टार्ट कर दिया इन्होंने। हाल ही में कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में भारत कृषि निर्यात का 4% 41% बढ़कर 41 अरब को पार कर गया। 4% है, सॉरी। ठीक है, तो भारत देखो, इन्होंने सीधा यहाँ पे क्या बना दिया, फ्लो चार्ट। भारत के अवसर देख रहे हो, 1 2 3 4 5, सीधा इन्होंने पहले इन्होंने इंट्रो बताया, फिर सीधे आगे फ्लो चार्ट पे। ओके, फिर यहाँ सब हेडिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, जरूरत कुशल आपूर्ति श्रृंखला की हेडिंग डाला, फिर उसके बाद सब हेडिंग, लॉजिस्टिक और संरचना, रेल रॉड, मल्टी मॉडल, खाद्य प्रसंस्करण में निवेश बढ़ाना, फिर केंद्र राज्य समन्वय सुनिश्चित करना, यहाँ पे सब हेडिंग फॉर्म में डाल दिया। फिर उचित विपणन रणनीति, यहाँ पे बॉक्स बनाया, हेडिंग डाला, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सब हेडिंग कितने अच्छे से इन्होंने पॉइंट फॉर्म में बिल्कुल दिखाया हुआ है। तो जीएस 3 में आपको बिल्कुल पॉइंट फॉर्म में लिखना है। ओके, ठीक है, यहाँ दिखा दिया, वर्तमान में कृषि निर्यात नीति के तहत निजी क्षेत्र की विशेषता, विशेष कृषि जोन एसईजेड अवसरित व समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। ओके, ऐसे ही भूमि उपयोग दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक वृद्धि सक्षम बनाने के भूमि बैंक के यहाँ पे, ठीक है, तेजी से प्रमुखता कर रही है। इस संदर्भ में भूमि बैंक के लाभों को बताइए। तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन किया हमने और क्यों क्या किया, तो हमारे पास कीवर्ड आ गया भूमि बैंक। तो यहाँ पे भूमि बैंक से तात्पर्य है, सीधा आ गया, विभिन्न विखंडित भूमि क्षेत्रों को संगठित कर समेकित करने से, ताकि भूमि को औद्योगिक अवसंरचना मांगों को पूरा किया जा सके। उदाहरण दिखा दिया, बजट व 2021 नीति आयोग का सुझाव। ठीक है, ये इंट्रो दिखा दिया, यहाँ पे क्या फिट हुआ। अब लाभ दिखा दिया, देखो लाभ को इन्होंने पॉइंट फॉर्म में किस प्रकार से डिजाइन बनाया, ऐसे ही आप लोग बनाना है। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हर पॉइंट का एक एग्जाम्पल दे दो तो वो परफेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद चिंताएं क्या क्या है, देखो कानूनी बता दिया, कानूनी में क्या क्या है वो बता दिया। फिर उसके बाद विवादित भूमि का लैंड, ठीक है, फिर पारंपरिक भूस्वामियों, फिर उचित क्षतिपूर्ति प्रावधान के मुद्दे, फिर उसके बाद कागजी व्यवहारिक धरातल पर गुणवत्ता। देख रहे हो, पूरा पॉइंट फॉर्म में लिखते हुए आगे चिंताओं को बिल्कुल इन्होंने पॉइंट फॉर्म में लिखा है। फिर यहाँ थोड़ा सा गैप देके फिर उपर्युक्त सक्रिय समाधान कर हमें क्या क्या करना चाहिए बता दिया इन्होंने। ठीक है, ये हो गया, कंक्लूड कर दिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं मरुस्थलीकरण को वर्तमान समय की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौती समझी जा रही है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन से इस पर बदतर बना रहा है, तो चर्चा कीजिए। तो इस पर देखो, यहाँ पे करंट का क्वेश्चन है, तो क्यों फिट हुआ, जलवायु परिवर्तन अन्य मानवीय कारणों, शुष्क अर्धशुष्क और आर्द्रभूमि भौतिक जैव उत्पादक में ह्रास को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा, क्या क्यों पूछा, तो क्या से मरुस्थलीकरण हो रहा है ना, तो उसकी डिफिनेशन यहाँ पे दे दी गई, सिंपल। फिर जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण से संबंध क्या है, इन्होंने देखो बहुत अच्छे से डायग्राम बना दिया। जलवायु परिवर्तन से क्या होगा, कम जल उपलब्धता होगी, अधिक तापमान, ऐसे आपको बना देना है। कोई वहाँ पे फिक्स डायग्राम नहीं, सोच के पॉइंट फॉर्म में आपको डायग्राम में बना देना है। ऐसे यहाँ पर, फिर यहाँ पर मरुस्थलीकरण, देखो जलवायु परिवर्तन, यहाँ मरुस्थलीकरण को आपस में इन्होंने दिखा दिया, डायग्राम आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद समस्याएं, देखो कितने फॉर्म में, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक दिखा के इनका एक एक पॉइंट लिख दिया। ठीक है, आगे की राह,
आगे गिरा में पॉइंट फॉर्म में, क्योंकि वैश्विक स्तर पर यूएनसीसीडी है, तो इन्होंने जब मरुस्थलीकरण की बात की तो यूएनसीसीडी ऐसे ही समुद्र का है, समुद्री लॉज हैं, तो उसके हिसाब से अब समय पर कार्रवाई करना चाहिए। तो इन्होंने देखो यहाँ पे सीधा वैश्विक पे ले गए कि हमें वो करना चाहिए, फिर राष्ट्रीय नीतियाँ, फिर अवॉइड, रिड्यूस, रिवर्स ये दिखा के, और फिर कंक्लूजन 2 लाइन में दे दिया सिंपल। आप देख सकते हो एक डायग्राम, बस एक डायग्राम से पूरा इन्होंने दिखा दिया जो मेन थीम था। तो डायग्राम बनाना है मेन थीम पे, जो क्वेश्चन की मेन थीम हो उस पे कोशिश करो कि कोई ब्लॉक, कोई जो है फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाओ। इंट्रो तुम्हारा सीधा ऐसे रहेगा, फिर बीच में जो थीम है उस पर एक डायग्राम बना दो, फिर समस्याएं और अदर चीज़ें हैं उसको लिख के, फिर आगे की राह बता के आप कंक्लूड कर दो। यही इन्होंने हर क्वेश्चन में किया। यहाँ पे देख सकते हैं बौद्धिक संपदा आईपीआर की बात हो रही है। ओपन सोर्स लाइसेंस के तहत परियोजनाओं को जारी करने से लाभ और हानि पूछा है, बौद्धिक अधिकार और ओपन सोर्स लाइसेंस। तो यहाँ पर क्या पूछिए, क्या क्या से क्वेश्चन किए तो ओपन सोर्स लाइसेंस आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखो ओपन सोर्स लाइसेंस से तात्पर्य है क्या, किसी बौद्धिक संपदा के व्यावसायिक उत्पादन एकाधिकार को समाप्त कर सभी सीमित सीमित कंपनियों को उत्पादन लाइसेंस देने से। उदाहरण कोविड वैक्सीन एंड ओपन सोर्स लाइसेंस बातचीत। ठीक है, अब यहाँ पर लाभ हानि पूछा, जिन्होंने लाभ देखो, लाभ हानि कारण पॉजिटिव नेगेटिव, इसका फ्लो चार्ट बनाना ही बनाना है। देखो कि इन्होंने कितनी बढ़िया यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे खूब सारे पॉइंट दिखा, यहाँ पे अच्छा भी लग रहा है, अब इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अच्छा भी लग रहा है। फिर लाभ के बाद हानियाँ, हानियों को देखो इन्होंने अच्छे से ब्लॉक में बना के दिखा दिया है, किस प्रकार से आप देख सकते हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब जो आपके माइंड में आ रहा है वो लिख के इन्होंने एक ब्लॉक डायग्राम में बना दिया। अब चाहते तो हानियों को ऐसे लाइन टू लाइन लिखते बड़ा बड़ा, तो वो कम अच्छा लगता, लेकिन इन्होंने ब्लॉक डायग्राम बना दिया। लाभ हानि पे ये बना दिया, फ्लो चार्ट टाइप का बना दिया, और यहाँ ब्लॉक डायग्राम देखने में अच्छा लग रहा है, और एक एग्जाम्पल दे दिया दोनों का। ठीक है, आगे की राह हमेशा साइंस में अधिकतर होता है, क्योंकि साइंस में फ्यूचर का स्कोप होता है किसी भी चीज़ में, तो हमेशा साइंस जैसे GS 3 में तो आगे की राह आपको जरूर लिखना है। ठीक है, स्पष्ट मानक हो, इन्होंने पॉइंट फॉर्म में आगे की राह लिख दिया, उसके बाद आके कंक्लूड भी किया है। ऐसा नहीं आगे की राह लिख के बस छोड़ दिया, यहाँ पर लास्ट में आके कंक्लूजन लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र पर सरकार की एकमात्र संस्था का प्रभुत्व रहा है। ठीक है, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन प्रदान करने में भारतीय अंतरिक्ष संघ के महत्व की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे क्या सबसे पहले, और क्यों। क्या, कोई कीवर्ड नहीं आ रहा जिसकी हम डिफिनेशन लिख के स्टार्ट कर सकें, और क्यों पूछा, क्यों है क्योंकि अभी न्यूज़ में है भारतीय अंतरिक्ष। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे हाल ही में, वर्तमान समय में, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी समर्थन के अंग में भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना की गई। देख रहे हो करंट में न्यूज़ में है, इसीलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन में आपको क्या पूछना है। अगर कोई कीवर्ड आ गया तो उसकी डेफिनेशन लिखना है, इसका तात्पर्य ये है, और यदि क्यों, क्यों से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे क्यों, क्या करंट में न्यूज़ में था, तो आप जो है सीधे सीधे करंट के न्यूज़ से देखो यहाँ पे स्टार्ट किया इन्होंने, तो क्यों में फिट हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, एकाधिकार के परिपक्ष में आवश्यकता, देखो इन्होंने सीधा सब हेडिंग डाला, फिर उसके सब पॉइंट लिख दिए, बाजार, अनुसंधान एवं नवाचार, अन्य पक्ष, 2 पॉइंट मिला, उसके बाद अन्य पक्ष में 2-3 पॉइंट इसमें दिखा दिया इन्होंने। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष संघ का महत्व, अब महत्व दिखाने के लिए देखो महत्व आ गया, आपको की पॉइंट मिल गया, जैसे ही महत्व हो गया, लाभ हो गया, तो इसके लिए आप एक ऐसे डायग्राम बनाओ, फिर जो भी माइंड में आए ऐसे चारों तरफ आप दिखा दो, ये अच्छा लगेगा दिखने में। देखो आगे इन्होंने यही किया, देखो ये महत्व क्या किया है, सीधा लिखा सरकार की भूमि पॉइंट फॉर्म में। अब ये चाहते तो लाइन टू लाइन लिख सकते थे, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसके लिए इन्होंने ये कुछ लिखा नहीं है, केवल सरकार भूमिका प्रोत्साहन, नवाचार बढ़ावा देना, विनिमय, ये आपके माइंड में हर चीज़ के लिए, अब यहाँ ये आपके माइंड में अपने आप आ जाएगी। नवीन तकनीकी अंगीकरण, रोजगार वृद्धि, सरकार के समक्ष मांग। ठीक है, अन्य उपाय की जरूरत, अन्य उपाय भी चाहिए। ठीक है, अन्य उपाय की जरूरत, दूसरे की विनिमय की भूमिका तर्क संगत बनाकर, ऐसे ही इन स्पेस, NSIL। ठीक है, निजी क्षेत्र की भागीदारी, फिर उसके अतः इन्होंने सीधा दिखा दिया। ठीक है, ज़रूरत है ये, मतलब आगे की राह यही है। अतः उपर्युक्त उपायों के साथ भारतीय अंतरिक्ष संघ अंतरिक्ष में भविष्यगामी विकास गेम चेंजर सिद्ध होगा। देखो इन्होंने फ्यूचरिस्टिक लिख दिया, तो आप देख सकते हो। एक बार फिर से हम देखते हैं, पहले इन्होंने दिखा दिया हाल ही में न्यूज़ में था, फिर सब पॉइंट में तोड़ दिया, बाजार एन, अब महत्व एक मिल गया इनको, एक पॉइंट मिल जाए बस उसमें डायग्राम बनाना, महत्व बीच में लिख के इन्होंने किस तरीके से देखो लिख दिया। ये आप भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने किया है, कोई इसमें साइंस नहीं है, सिंपल चीज़ इन्होंने बस कर दी है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा और शहरी क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने में मानव और मशीन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संदर्भ में चर्चा कीजिए प्रौद्योगिकी किस प्रकार भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौती से निपटने में
हितधारक है, ठीक है। तो देखो हमने क्वेश्चन किया क्या आया, कुछ की पॉइंट जिसकी डेफिनेशन लिखे नहीं, लेकिन क्यों पूछेंगे, तो करंट में ही राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हमेशा करंट में रहता है। अभी भी आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ, तो हाल ही में यहाँ क्वेश्चन हाल की तकनीक, हाल ही में मतलब वर्तमान समय में इन्होंने स्टार्ट किया। तकनीक उद्योग विघटनकारी तकनीकों के युग में तकनीक भूमिका हर क्षेत्र में रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। बस छोटी सी इन्होंने दिखा दी डिफिनेशन भाई। फिर तकनीक की भूमिका देखो यहाँ पे सीधा फिर ये स्टार्ट हो गए, दो पार्ट में तोड़ा, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में राष्ट्रीय सुरक्षा और शहरी क्षेत्र, शहरी सुरक्षा दोनों, राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल लेवल, शहरी सुरक्षा, इन्होंने दो पार्ट में इसको बना दिया। देखो यहाँ पे ये खींच के यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन कर दिया इन्होंने, जहाँ पे दो आ गए वहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाइट विजन कैमरा, ये सब कुछ न्यू नहीं है। नाइट विजन कैमरा लगा देंगे भाई सुरक्षा के लिए, थर्मल रडार लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, शहरी क्षेत्र में दिखा दिया इन्होंने। फिर निवारक भूमिका बता दिया इन्होंने, नेट ग्रिड और ये। फिर दंडात्मक भूमिका, ठीक है, पुलिस मोबाइल करके, मतलब ये चीज़ है तो शहर में क्या चीज़ होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे इन्होंने पहले दोनों को कंपेयर कर लिया क्या क्या है सुरक्षा से रिलेटेड, फिर बाद में निवारक भूमिका बता दिया, ठीक है। तकनीकी जवाबदेही प्रमुख हितधारक होने के ऊपर, ये उदाहरण के परिपेक्ष में तकनीक होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए, नियम आधारित। देखो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में भी बना दिया होना चाहिए, ताकि आंतरिक सुरक्षा साथ साथ मानवाधिकार का हनन ना हो। कितना अच्छा दिखा देना। तो आप ये देख सकते हो, इसको डिफिनेशन के साथ में ही कंपेयर करके पूरा इन्होंने दिखा दिया। अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी एक पराक्रमी बल के रूप में उभरा जो आतंकवाद के विभिन्न रूपों में है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम क्या पूछेंगे तो आ जाएगा एनएसजी। एनएसजी क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एक प्रमुख विशेष एजेंसी है जो जम्मू कश्मीर से आतंकी विरोध अभियानों में शामिल है, ठीक है। इंट्रो दो लाइन में लिख दिया। फिर प्रमुख अधिदेश क्या है, आतंकवाद विरोध, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, ठीक है। खतरों की पृष्ठभूमि हमने पॉइंट फॉर्म में बिल्कुल देखो गैप दे देंगे, ऐसे पॉइंट देखो अच्छा भी लग रहा है। फिर उपलब्धियाँ, अब यहाँ पे आप उपलब्धियाँ यहाँ बीच में दिखा के आप लोग यहाँ डायग्राम बना सकते हैं, ऐसे करके अच्छा भी लगेगा, क्योंकि इसमें एक भी डायग्राम इन्होंने यूज नहीं किया, ठीक है। ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले, और ये लास्ट में कंक्लूड कर दिया, ओके। अब नेक्स्ट, परिसंपत्ति मुद्रीकरण से क्या समझते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे तो यही आ जाएगा। सबसे पहले इसी की डिफिनेशन लिखनी है। देखो परिसंपत्ति मुद्रीकरण से तात्पर्य है निष्क्रिय बड़ी परिसंपत्तियों को विभिन्न उपायों द्वारा उत्पादक परिसंपत्तियों में परिवर्तित करने से है, या किसी परिसंपत्ति के लीज पट्टे पर देकर प्रभावी रूप से मौद्रिक लाभ अर्जन करने से है। इन्होंने डिफिनेशन बहुत अच्छा लिखा, ठीक है। उदाहरण दे दिया, एग्जाम्पल जरूर देना है। एनएचए द्वारा टोल ऑपरेटर, ठीक है। आवश्यकता क्या है आवश्यकता, हमें अवसंरचना व्यय, निष्क्रियता, परिसंपत्तियों के प्रभावी उपाय, फिर जनता की मांग। अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिखा दिया इन्होंने। मुद्रीकरण चक्र क्या है, मौजूदा अवसंरचना, मुद्रीकरण, रुपये प्राप्ति, नई अवसंरचना का सृजन, वैसे ये हो जाएगा, ओके। फिर 4, 5, 6 पॉइंट, निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता, प्रबंधन दक्षता का लाभ उठाना, ओके। ये भी इन्होंने पॉइंट फॉर्म में दिखाया। फिर उसके बाद सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। फिर इन्होंने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एक डायग्राम बना दिया, प्रभावित संपत्ति मुद्रीकरण और 6 लाख करोड़ राजस्व अनुमान, और 2022 से 25 तक बता दिया। उसके बाद मुद्दे बता दिए। अब यहाँ पे मुद्दे में आप लोग भी डायग्राम थोड़ा दिमाग सोच के यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे ऐसे, ओके। यही चीज़ें पॉइंट फॉर्म में डायग्राम फॉर्म में लिख सकते हो। इन्होंने देखो इन्होंने भी अच्छा लिखा पॉइंट फॉर्म में, आप डायग्राम बना सकते हैं। फिर परिसंपत्ति एग्जाम्पल दे दिया रेलवे का, ठीक है। आगे की राह, देखो ये भी आगे की राह में आप ये डायग्राम बना सकते हो। जो भी पॉइंट आपको पॉइंट फॉर्म में लिखने थे ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये दिखने में अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद कंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में एक डायग्राम जरूर है, पॉइंट फॉर्म डायग्राम। देखो ये इन्होंने डेफिनेशन दी, फिर उदाहरण दिया, फिर ये चक्र बताया, फिर उसके बाद राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, फिर उसके बाद ये देख रहे हैं आगे की राह। अब यहाँ सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसईसी की, अब ये क्वेश्चन आप पढ़िए और देखिए पॉज करके, एक दो क्वेश्चन, फिर यहाँ पे उदाहरण दिया इन्होंने। अब इसको पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के अब आप देखिए डेफिनेशन। मैं बस केवल हिंट दूंगा, डेफिनेशन, फिर आवश्यकता में कैसे हेडिंग डाला, फिर पॉइंट फॉर्म में लिखा, फिर हेडिंग, फिर पॉइंट फॉर्म, फिर हेडिंग, फिर पॉइंट फॉर्म, ऐसे आगे जाके ऐसे आप लिख सकते हैं, ओके।
अब चुनौतियों में भी इन्होंने हेडिंग डाल के फिर पॉइंट फॉर्म में, आप यहाँ चुनौतियों में एक डायग्राम ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं, हमेशा माइंड में होना चाहिए, कहीं भी चुनौती महत्व कारण आ जाए तुरंत डायग्राम बनाओ। ये देखो एक डायग्राम आ ही गया फ्लो चार्ट का, देख रहे हैं, ये अच्छे लगते हैं। अब यहाँ आगे की राह में देखो पॉइंट फॉर्म में दिख दिया। प्रभावी हितधारक संपर्क नीति निर्माण, कार्यों की जांच, सोशल ऑडिट होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, डेटा प्रबंधन, फिर उसके बाद यहाँ पर कंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए भारत के संदर्भ में कृषि विस्तार के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, कृषि विस्तार सेवाओं में सामने चुनौतियाँ क्या क्या हैं? कृषि विस्तार प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय मिशन का कैसे समाधान करता है? तो कृषि विस्तार सेवा से तात्पर्य है, डायरेक्ट इन्होंने यहीं से स्टार्ट किया। सरकारी कार्यक्रमों की जांच करना, विभिन्न सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करना, फिर प्रशिक्षण, फिर आउटरीच। सीधा देख रहे हो कैसे पॉइंट फॉर्म में लिख दिया डेफिनेशन। फिर यहाँ पे देखो महत्व आ गया, जहाँ पर आप लोग महत्व, कारण, लाभ मिले वहाँ आप ये साइंस जरूर यूज करें। कुछ नहीं, सहभागी क्रियान्वयन के आपको नहीं आता महत्व, सूचना एवं साक्ष्य नहीं लिख सकते हैं आप, नई तकनीकी किसान तक पहुँच नहीं लिख सकते हैं, ऐसे एक पॉइंट यहाँ बच गया, आप भी लिख दो यहाँ पे एक पॉइंट, तो ये जो है देखने में अच्छा लग रहा है। ओके, सामना की जाए चुनौतियाँ, चुनौतियों पे भी आप ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, में दिखा सकते हैं किसानों में अपर्याप्त शिक्षा, किसानों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, चुनौतियाँ किसान और कृषि में बहुत ज़्यादा होती हैं, आप इसको दिखा, ग्रामीण क्षेत्र, डिजिटल साक्षरता। ठीक है, आप इसको देखते चले किस प्रकार पॉइंट फॉर्म में ये लिख रहे हैं। फिर कृषि विस्तार में उप मिशन, प्रभावी आउटरीच कार्यक्रम, ठीक है, आत्मा प्रोग्राम एग्री, ये आप देख सकते हैं। फिर कृषि एवं रोपण सामग्री उप मिशन, फिर कृषि प्रौद्योगिकी उप मिशन, पादपों संग्रोध उप मिशन, उसके बाद कंक्लूजन। अब यहाँ बेरोजगारी पे क्वेश्चन था, रोजगार समस्या, तो इन्होंने क्या किया, हाल ही में श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट, बेरोजगारी दर 4.8 है, कृषि श्रमिक गमन के कारण डिस्ट्रेस में वृद्धि हुई है। ओके, तो रोजगार समस्या दिखा दिया, 3 पेज का है, तो पॉइंट फॉर्म बेरोजगारी समस्या, सेक्टर वाइज समस्या, और साथ साथ इन्होंने फैक्ट भी लिखा हुआ है, कृषि रोजगार मात्रा, महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व, सर्वे दिखा दिया 23% PLFA सर्वे आता है उसके थ्रू, कुशल रोजगार, संरचनात्मक बेरोजगारी, ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में इन्होंने दिखा दिया, आप देख सकते हैं। मूल कारण क्या क्या, कारण लिखना है, इन्होंने असंगत पैटर्न बता दिया, देखो यहाँ डायग्राम बना दिया, कृषि LPG सुधार होना चाहिए सेवा क्षेत्र में, ठीक, फिर उच्चतर रोजगार पर ध्यान नहीं, सामाजिक कारक पर दिखा दिया 2-3 पॉइंट, फिर कृषि पिछड़ापन, स्किल सुधार समस्या, नियामक मुद्दे, आवृत्तिक मुद्दे, ठीक है, कौशल कार्यक्रम में प्रतिक्रम, इस प्रकार बहुआयामी सुरक्षा का समाधान प्रयास किया गया। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर यहाँ विखंडित लॉजिस्टिक की बात की गई, तो आर्थिक समीक्षा में इन्होंने दिखा दिया, दिल्ली से माल की खेप मुंबई बंदरगाह से अमेरिका पहुँचने में 41 दिन लगा, जबकि अन्य जो विकसित देश हैं यहाँ बहुत कम समय लगता है। तो समुद्री व्यापार एकीकरण हेतु उठाए गए कदम, इसको इन्होंने पॉइंट फॉर्म, देखो यहाँ डिफिनेशन लिख दी और तुरंत इन्होंने हेडिंग के लिए ब्लॉक बना के फिर ये सब हेडिंग और सब पॉइंट में लिखा है। ठीक है, ऐसे लाइन खींचो, सब पॉइंट में लिखो। और संरचनात्मक कार्य, फिर अभी भी चुनौतियाँ हैं भाई, जब ये हुआ चुनौतियाँ भी हैं, ये देखो पॉइंट फॉर्म इन्होंने दिखा दिया क्या क्या चुनौतियाँ हैं, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। फिर आवश्यकता आगे की राह क्या होनी चाहिए, एकीकृत नीति का निर्माण होना चाहिए, फिर प्रभावी तकनीक होना चाहिए, उसमें भी पॉइंट फॉर्म में इसको दिखाया हुआ है। फिर लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बंदरगाह विकास होना चाहिए, PPP भागीदारी होनी चाहिए। उसके बाद ये आपके क्या है निष्कर्ष, ये यहाँ पे कंप्लीट करके फिर पारिस्थितिकी पूंजी, पारिस्थितिकी लेखांकन से क्या तात्पर्य है, इसको दिखाया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डायग्राम अच्छे से बनाया है इन्होंने, ये डायग्राम आप लोग नोट करके अगर क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड बना सकते हैं। भारत में की गई पहले, इसको दिखा दिया इन्होंने पॉइंट फॉर्म में। तो GS3 में ये मैक्सिमम जो है चीज़ें पॉइंट फॉर्म में लिखी हुई हैं। आपको भी जब आप GS3 लिखना है तो ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में लिखना है, पॉइंट, हेडिंग, फिर उसके बाद सब पॉइंट, ये आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे आगे की राह, सीधा लाइन खींच के पॉइंट फॉर्म में ऐसे दिखा दिया। ओके, पैराग्राफ कहीं है नहीं, पैराग्राफ 2 ही जगह बड़े दिख रहे हैं, एक तो इंट्रो में, दूसरा कंक्लूजन में। फिर जलवायु समझौता दिखा दिया इन्होंने, 1.5 डिग्री लक्ष्य होना चाहिए। फिर जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ तीव्र अनियोजित शहरीकरण ने प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम प्रभाव, ये प्राकृतिक आपदा से क्वेश्चन है। तो हालिया में
चेन्नई बाढ़ आया था, मुंबई बाढ़, ये आता रहता है। आगजनी की घटनाओं से शहरी क्षेत्र की आपदा सफेदता को प्रकाश में ला दिया गया। ओके, अब यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि, किस प्रकार शहरों में लगातार दबाव बढ़ रहा है जनसंख्या का। 2030 तक 40% जनसंख्या का अनुमान है। फिर अधिक जनसंख्या होगी तो इन्होंने दिखा दिया प्राकृतिक संसाधन पर दबाव पड़ेगा, कंक्रीटीकरण की प्रवृत्ति, घनत्व अधिक, जैसे इन्होंने मलिन बस्तियाँ वगैरह सब दिखा दिया। देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के कितने अच्छे से दिखा दिया इन्होंने डायग्राम। फिर उसके बाद बाढ़ आकस्मिक वर्षा, जैसे शहरों में क्या होती है, आकस्मिक वर्षा होती है, ठीक है, तो सफेदता व प्रभाव वृद्धि। तो एक डायग्राम बना के, एक फ्लो चार्ट और छोटे छोटे डायग्राम बना के आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पे अनियोजित शहरीकरण, इसमें क्या है, देखो फ्लो चार्ट बना के आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। प्रभावी निकासी प्रणाली का ना होना, कचरा निस्तारण का ना होना, प्राकृतिक ढाल, फिर इसका नदी जल तंत्र बहाव क्षेत्र में बसने की प्रवृत्ति। जल भराव सबसे ज़्यादा आजकल जितने भी आपकी मेट्रो सिटी हैं वहाँ पे जल प्रभाव की समस्या बहुत ज़्यादा है। ओके, उसके बाद एनडीएमए क्या करेगा इसमें, ये आप दिखा सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में और प्रभाव। फिर यहाँ निवारण, ठीक है, उपाय क्या क्या है, तो नीतिगत उपाय क्या क्या नीतियाँ बनाई गई हैं, ठीक है, संस्थागत उपाय क्या क्या है, लोकल लेवल पे बॉडीज क्या क्या काम करें। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम ही पहले से ही आपको सूचित कर दिया जाए। आपदा प्रबंधन, टाउन प्रणाली, बसावट पैटर्न सही होनी चाहिए, पौधे लगाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे अपशिष्ट प्रबंधन। फिर यहाँ पे निष्कर्ष फाइनली लिख के इन्होंने समाप्त कर दिया। अब यहाँ पे भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन एक गेम चेंजर होगा, टिप्पणी लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या और क्यों से करेंगे, तो क्यों पे क्वेश्चन ज़्यादा बैठेगा क्योंकि अभी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन न्यूज में था। तो हाल ही में बजट में दिखा दिया किस प्रकार से सरकार द्वारा हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों, वाणिज्यिक दोहन तकनीकी विकास एवं एप्लीकेशन विकास आदि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का घोषणा किया, ठीक है। बढ़ती ऊर्जा मांग मिशन, ठीक है। हाइड्रोजन की प्रकृति असीमित, प्रचुर, नवीकरणीय, उच्च ऊर्जा घनत्व, प्रबल। देख रहे पॉइंट फॉर्म इन्होंने एक डायग्राम में दिखा दिया, क्लियर दिख रहा है कि हाइड्रोजन की प्रकृति क्या है। ये सभी ऊर्जा को सिद्ध करते हैं। फिर ऊर्जा आवश्यकता, आयात निर्यात में कमी, फिर आयात खर्च में कमी, फिर उच्च ऊर्जा घनत्व, फिर नवीकरणीय दायित्व, फिर ऐसे भारत के मोबिलिटी मिशन में मददगार, ठीक है। फ्यूल सेल बैटरी चार्ज होने में इतना में, ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन। हाल ही मिशन के सामने कई चुनौतियां भी हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव हैं तो चुनौतियां भी हैं। क्या है, तकनीकी उपलब्धता, ज्वलनशील संक्षारक, फिर स्थानांतरण सिलेंडर के द्वारा, उच्च दबाव द्वारा, फिर ऊर्जा गहन उत्पादन, फिर वाहनीयता मुद्दा हो गया। इस प्रकार इस मिशन में इन्होंने दिखा दिया किस प्रकार चुनौतियां कैसे काबू पाया जाए, फिर उसके बाद बता दिया, ठीक है। ऐसे ही IT एक्ट, साइबर सुरक्षा में बावजूद साइबर स्पेस की बात की गई है। यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इन्होंने IT, देखो कोई डिफिनेशन लिखा तो इन्होंने IT एक्ट 2000 के अनुसार लिखा है। ऐसे कंप्यूटर संसाधन, डिजिटल डिवाइस, इसमें निहित सूचना को अवैध अधिग्रहण, पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, संशोधन, बचाने की क्रिया को साइबर सुरक्षा। अब देखो ये डिफिनेशन नोट कर लो, इन्होंने परिभाषा लिखी है साइबर सुरक्षा IT एक्ट 2000 के अनुसार। ऐसे डिफिनेशन अगर कोई टॉपर लिखता है, कोई डायग्राम बनाता है, उसको लिख लो, क्योंकि IT एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। GS 2 में भी आता है, GS 3 में भी आता है, लेकिन यहाँ पे साइबर सुरक्षा की बात की गई है तो यहाँ पे GS 3 में ही आएगा, सॉरी। ये इंट्रो इन्होंने दिखा दिया। अब इंट्रो इन्होंने किसी एक्ट के द्वारा दिखाया था, ये परफेक्ट इंट्रो है। फिर भारत के समक्ष खतरे दिखा दिए, पारंपरिक खतरे दिखा दिए, आधुनिक खतरे, देखो दोनों इन्होंने बता दिया, एकदम बिल्कुल टीचर को दिख रहा है पारंपरिक खतरे कैसे हैं, ठीक है। राज्य प्रायोजित हमले जो आधुनिक टाइम में सबसे ज़्यादा यही हैं, साइबर आतंकवाद। तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया, पहले से क्लियर कर दिया, पारंपरिक आतंकवाद होता है, साइबर खतरा होता है, और आधुनिक रूप से। फिर किस तरह से बढ़ती जनसंख्या डिजिटलीकरण के द्वारा, इंटरनेट अपराध रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने बता दिया भारत तीसरा नंबर पे प्रभावित देश है। फिर सुरक्षा नीति एवं सिद्धांत के कदम, तो नीतिगत कदम देखो इन्होंने हर उसमें दिखा दिया नीतिगत कदम। फिर संस्थागत कदम क्या किया, क्या बनाया, 13 NCI। फिर रक्षा विभाग में, फिर मानव संसाधन में नेस्कॉम वगैरह बता दिया इन्होंने, ठीक है। फिर चुनौतियाँ क्या क्या हैं, फिर वही चुनौतियाँ, नीतिगत चुनौतियाँ, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में दिखा दिया। अन्य स्तर पर चुनौतियाँ, ओके। फिर विशिष्ट समर्पित एजेंसियाँ एंड ऑल, ये यहाँ से दिखा दिया। फिर एक कंक्लूजन लिख दिया, आप पढ़ लीजिए इसे, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आई थिंक ये 20वां लास्ट क्वेश्चन है। भारत
कि विभिन्न हिस्सों में व्याप्त दीर्घकाल से जारी आंतरिक संघर्षों को उचित सीमा के भीतर हल करने में केवल विकासात्मक हस्तक्षेप एक निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकता। मतलब केवल विकास से ही आप क्या कर सकते हैं, आप सुरक्षा नहीं दिला सकते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम दिखा के इन्होंने बता दिया, नक्सलवाद की बात हो रही है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, उत्तर पूर्व क्षेत्र। अब देखो ये कुछ नहीं किया इन्होंने, बस इन्होंने भारत का डायग्राम दिखा दिया, कहाँ कहाँ आतंकवाद नक्सलवाद ये दिखा दिया, ये बेल्ट दिखा दी, और उत्तर पूर्व राज्यों में दिखा दिया। तो भारत की निर्याती विविधता ऐतिहासिक कारकों व बाह्य राज प्रेरित खतरों के साथ साथ आंतरिक नीतिगत अक्षमता के कारण स्तरों पर आंतरिक संघर्षों का विद्यमान है। यहाँ पे देखो शुरू में इन्होंने डायग्राम बता दिया, एक तरफ डिफिनेशन लिखी, दूसरी तरफ डायग्राम में दिखा दिया कि यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे आपको भी लिखना है, ठीक है। डायग्राम लिखा, साथ में अपने आंसर इंट्रो लिखा, साथ में दिखा भी दिया, ओके। फिर विकासात्मक हस्तक्षेप हल करना, देखो प्रवृत्ति दिखा के 3 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट दिखा दिया, उदाहरण भी बता दिया, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जहाँ जहाँ आतंकवाद है, नक्सलवाद है, वहाँ देखो मिजोरम, ठीक है। फिर नक्सल क्षेत्र दिखा दिया, कैसे किस प्रकार से क्या क्या सेवाएं विकास की चल रही हैं, फिर नागालैंड में दिखा दिया, ठीक है। एग्जाम्पल बता दी, एग्जाम्पल बहुत सारे इन्होंने डाले हैं, एग्जाम्पल आपको भी डालना है। बोडो समझौता हुआ है हाल ही में, 1500 करोड़ का पैकेज दिया था। समस्या समाधान, समस्या ये है विकास के अभाव, और हमें विकास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो इन्होंने विकास दिखा दिया किस प्रकार से, कहाँ कहाँ नक्सलवाद है, फिर इन्होंने विकास दिखा दिया कैसे विकास के माध्यम से चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे लगा दिया पॉइंट के क्वेश्चन में है, किंतु सीधा विकास पर्याप्त नहीं है, नक्सलियों द्वारा विकास में बाधा पहुंचाना, सड़क तोड़ना। तो क्या हुआ, विकास से ही आप ये सब नहीं दूर कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वही बताया, पूर्व स्थापित करना आवश्यक है, 2 डायग्राम, प्रभावी क्षेत्र, प्रभावी उपाय, शांति स्थापना, विकासात्मक कार्य। फिर यहाँ पे इन्होंने ये पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारे में बताया, और ये देखो डायग्राम, सुरक्षात्मक विकास, नागरिक विकास, फिर प्रभावी समाधान दिखा दिया। थैंक यू फ्रेंड। आज ये रवि सिहाग का सर की कॉपी है, रैंक 18th। ऐसे ही आपको और भी कॉपियाँ आएंगी जिसमें खूब सारे डायग्राम हो, ठीक है। और आपको क्या करना है, GS1, GS2, GS3, GS4 सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनानी है। जैसे GS1 में आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री लिखने का आप अलग स्ट्रेटजी बनाओ। फिर इंडियन सोसाइटी लिखने का अलग पैटर्न बनाओ। फिर ज्योग्राफी है GS1 में, इन तीनों का अपने हिसाब से बना बना के पहले से ही आप छोटे छोटे पॉइंट में नोट्स रख लो, और सबकी स्ट्रेटजी बना लो, इंट्रो कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखना है, ठीक है। ऐसे GS2 में क्या है, पॉलिटी है, पॉलिटी में सीधा आर्टिकल से स्टार्ट करके उसके पॉइंट वाइज लिखते जाइए। फिर IR है, IR में डायग्राम जरूर बनाना है, ओके। फिर उसके बाद क्या है, सोशल जस्टिस, जस्टिस किसकी बात की जाएगी, कौन कौन से, किसके लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, ठीक है, बात की जाएगी। और आपके वृद्ध के लिए, विकलांग के लिए, ठीक है, और अन्य पिछड़े वर्ग, SC ST, इतना आ जाता है, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ GS2 हो गया, GS3 में आपके हैं ही, अभी यहाँ पे करवाया। GS4 भी ऐसे है, GS4 में थियरी, एग्जाम्पल्स और केस स्टडी। इस प्रकार से आप GS के चारों पेपर को आपस में खंड वाइज तोड़ के उस पर आप सारी कॉपियाँ देखिए कैसे जो है टॉपर लिख रहे हैं। इसमें क्या था, रवि सिहाग ने किस प्रकार GS3 कैसे लिखा है, कहीं पे भी आपने पैराग्राफ नहीं देखा, पॉइंट हेडिंग देखा, फिर उनके 3-4 पॉइंट देखे, फिर एग्जाम्पल देखे। तो आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए GS3 के लिए, कि हमें डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है, या करंट से रिलेटेड हो, कोई रिपोर्ट से स्टार्ट करनी है यहाँ पे जो हमने देखा। फिर उसके बाद क्या करना है, पॉइंट फॉर्म में हेडिंग सब हेडिंग डाल के लिखने हैं, और डायग्राम बना देना है, ठीक है, ओके। थैंक यू फ्रेंड। जैसे भी होगा आप लोग कमेंट करिएगा, नेक्स्ट कॉपी नेक्स्ट वीक।